हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए, आज हम इस वीडियो में BHIC 133 का चैप्टर नंबर 2 दिल्ली सल्तनत की स्थापना, प्रसार और सुदृढ़ीकरण के बारे में देखेंगे। और इसमें जो हमारा क्वेश्चन रहेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन को आपको एग्ज़ाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं बनी रहती। आप इसमें 2.2 देखिए क्या है, संघर्ष एवं सुदृढ़ीकरण 1206 से लेकर से 1290 तक। इसी क्वेश्चन यानी 2.2 के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ठीक है? ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में 1206 से लेकर के 1290 तक के समय के बीच संघर्ष एवं सुदृढ़ीकरण का उल्लेख है। यानी यहाँ पर पूछ रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत में जब गुलाम वंश का शासनकाल रहा और 1206 से लेकर के और 1290 तक यानी पूरा जो गुलाम वंश रहा उसमें किस प्रकार का संघर्ष रहा और किस प्रकार दिल्ली सल्तनत को गुलाम वंश ने मजबूती प्रदान की और गुलाम वंश के शासकों के कार्यकाल में कैसा क्या रहा, वो सारा यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ। देखिए, 1206 से लेकर के 1290 तक का समय दिल्ली सल्तनत के इतिहास में निर्माण कार्य एवं चुनौतियों से भरा रहा। यानी 1206 से लेकर के 1290 यानी कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के अगर यहाँ पर देखेंगे तो बलवन तक, या कह सकते हैं कैमूर तक जो शासनकाल रहा, पूरी तरीके से कह सकते हो कि पूरे दिल्ली सल्तनत में यह निर्माण का कार्य रहा। यानी दिल्ली सल्तनत का निर्माण हो रहा था और चुनौतियों से भरा रहा। इस काल की विशेषता एक यहाँ थी कि एक और गौर वंश के शासक में अंतरिम बहुकेंद्रित संघर्ष था, वहीं तुर्की के नव उदित राजपूत विद्रोही संघर्ष। यानी कह सकते एक और अगर देखोगे, जब दिल्ली सल्तनत यहाँ पर स्थापित हो रही थी उस समय यहाँ पर भारत में क्या था, गौर वंश था। गौर वंश के शासक क्या थे, आपस में ही संघर्ष कर रहे थे और यहाँ पर तुर्कों की जो विजय होती है और तुर्की विजय के रूप में हम क्या देखते हैं, तुर्कों को राजपूतों के विरुद्ध संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यानी इस 1206 से हमें क्या देखने मिलता है कि यहाँ पर तुर्क मुसलमान या एक तुर्क साम्राज्य की स्थापना होती है, जिसे हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में जो पहला राजवंश है वह है गुलाम वंश। और गुलाम वंश 1206 से लेकर के 1290 तक चलता है, जिसमें कई सारे प्रमुख शासक रहे। कुछ प्रमुख शासकों का नाम जैसे है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलवन। ये कुछ ऐसे शासक है गुलाम वंश के जो बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिएगा। मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु 1206 में अचानक हो गई, उसके पश्चात उसके 3 महत्वपूर्ण सेनापति थे। देखो क्या हुआ था, 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती थी। तो मोहम्मद गोरी के जो 3 सेनापति थे, जिनका क्या नाम था, एल्तुजा, नसीरुद्दीन काबचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, ये 3 उसके सेनापति थी। ठीक है, तो इन तीनों सेनापतियों के बीच में जो मोहम्मद गोरी ने जिस साम्राज्य को जीता था, भारत के जिन क्षेत्रों को जीता था, इन 3 सेनापतियों में बांट दिया गया था। ठीक है, तो उसमें देखोगे एल्तुजा के पास अफगानिस्तान और सिंध के बीच का जो रास्ता था उसको दे दिया था, उसको मिला था। कबाचा को उच्च पर महत्वपूर्ण नियंत्रण था, जबकि ऐबक पहले से ही क्या था, मोहम्मद गोरी का गवर्नर के रूप में नियुक्त था, क्योंकि वह भारत में स्थित सेनापतियों का सेनापति था। तकनीकी तौर पर वह एक गुलाम था, किंतु मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसे सुल्तान की उपाधि प्रदान, औपचारिक तौर पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना में स्वतंत्र पहचान के रूप में की जाती। यानी कह सकते हो कि जब 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई और मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसके जो 3 सेनापति थे, लगभग तीनों सेनापतियों में मोहम्मद गोरी के द्वारा जीते गए जितना भारत के इलाके थे वो बांटे गए थे। लेकिन क्या होता है कि उसमें कुतुबुद्दीन जब ऐबक था वह सेनापतियों का सेनापति थे, यानी इन तीनों में प्रमुख था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना जो शासनकाल कहाँ से प्रारंभ किया, आप सबको पता होगा, लाहौर से शासन करना चलता है, फिर वह अपनी राजधानी को दिल्ली लेकर के आता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, इन तीनों सेनापतियों में कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्वतंत्र पहचान के रूप में बनाता है और वह क्या करता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है और गुलाम वंश की नींव पड़ती है। ठीक है, तकनीकी तौर पर वह क्या था, गुलाम था।
कुतुबुद्दीन ऐबक था तकनीकी तौर पर क्या था, गुलाम था, क्योंकि उसको मोहम्मद गोरी ने खरीद रखा था, वो उसको लिया गया था। किंतु उसे कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी के बाद उसने क्या किया था, सुल्तान की उपाधि प्राप्त की, यानी खलीफा के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को सम्मान मिला होता और उसे क्या, खलीफा की उपाधि मिली हुई थी। अपने 4 वर्ष के छोटे से शासनकाल में कुतुबुद्दीन ऐबक जो शासनकाल है 1206 से लेकर 1210 तक रहा, यानी 4 वर्षों के छोटे से शासनकाल में उसने क्या किया, पंजाब पर अधिकार किया। और जो उसका एक सेनापति था गोरी का, इल्तुतमिश को उसने क्या किया, वहां से हटा दिया और ऐबक अपनी राजधानी को लाहौर लेकर गया और ख्वाजा जो थे, ख्वाजिम शाह का दबाव डाला। उसने दृढ़ता के साथ गोरी की तरफ बढ़ा और इल्तुतमिश को भारत में स्थापित करने के लिए बात किया। यानी कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी के बाद कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक उसके जो अन्य सेनापति थे, उनको अन्य सेनापति को जो क्षेत्र शासन कर रहे थे उनको धीरे धीरे जीतता चला जाता है और एक स्वतंत्र शासक के रूप में दिल्ली में आकर के बैठेगा। ध्यान देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी के रूप में उसके दामाद इल्तुतमिश, यही कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल क्या रहा, 1206 से लेकर के 1210 रहा। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु 1210 में होती है, वो फरगान नामक एक खेल खेल रहा था जिसमें घोड़े से गिर जाने से उसकी मृत्यु हो गई थी। जब ऐबक की मृत्यु हुई तो उसका जो दामाद था इल्तुतमिश भी क्या था, एक गुलाम था जिसे ऐबक ने खरीद रखा था। लेकिन जो इल्तुतमिश था उसकी शादी क्या हो गई थी, गोरी की लड़की से हो गई, यानी उसकी बेटी से। इसलिए क्या कह सकते हो, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद जो था इल्तुतमिश, आगे क्या बनता है, शासन। यानी ऐबक के बाद जो अगला शासक बनेगा, कौन बनेगा, इल्तुतमिश शासक कब बनता है, 1210 से लेकर के 1236 तक वो शासन करेगा और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है। तुर्कों द्वारा जीते गए क्षेत्रों पर ऐबक क्या करता है, कह सकते हैं कि ऐबक के बाद जब इल्तुतमिश शासक बनता है तो उसने अपनी राजधानी के जो बाहर के क्षेत्र थे उनको राजपूतों को नजरबंद कर दिया और अपनी प्रभुसत्ता मानने से इनकार कर दिया। यानी क्या होता है कि जब ऐबक मर जाते हैं ना, उनकी डेथ हो जाती है, तो बाकी जो छोटे छोटे राजपूत थे वो क्या, खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इल्तुतमिश में कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा कुशलता थी, उसने भारत के कई सारे इलाकों को जीता और 1210 से लेकर के 1236 तक उसने उन क्षेत्रों पर सल्तनत का प्रभुत्व करने में बल दिया जिसे वो खो चुके थे। यानी ऐबक की मृत्यु के बाद कुछ ऐसे छोटे छोटे रियासतें थी जिनको दिल्ली सल्तनत ने खो चुका था, लेकिन जब इल्तुतमिश शासक बनता है तो अपनी दृढ़ता और मजबूती के साथ उसने उन क्षेत्रों को भी जीत लिया। 1215 में इल्तुतमिश को तराइन में हरा दिया गया था और 1217 में इल्तुतमिश ने काबचा से लाहौर में प्राप्त कर लिया और इसे गवर्नर के अधीन कर दिया। इस घटना के वर्ष के 3 अंदर ही जलालुद्दीन बर्नी का पीछा करते हुए मंगोलों के चंगेज खां सिंध नदी पर, आपने सुना कि दिल्ली सल्तनत में मंगोलों की भी समस्या का काफा सामना करना पड़ा। यानी मंगोल जो थे, यानी जो मंगोलों में आपने चंगेज खां का नाम सुना होगा। चंगेज खां क्या करता है, मंग बर्नी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आ गया था। जलालुद्दीन ख्वाजिम का शासक का पुत्र जिसने पंजाब में शरण ली थी, उसके बाद ही मंगोल दिल्ली सल्तनत के शासकों के लिए चिंता का विषय, यानी कह सकते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली सल्तनत के शासकों के लिए मंगोल एक बड़ी समस्या बनकर के उभरते हैं। आगे देखिए, हालांकि उत्तर पश्चिम में मंगोलों की उपस्थिति ने सल्तनत को सुदृढ़ करने के लिए इल्तुतमिश की योजना को सफल नहीं, यानी उत्तर पश्चिम वाला जो हमारा क्षेत्र है, और उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र जानते हो कौन सा हमारा है, जो हमारा उत्तर पश्चिम क्षेत्र का मतलब होता है जो आपका राजस्थान और कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, इसे हमारा उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जो वाला साइड का इलाका है उसे उत्तर पश्चिम क्षेत्र बोला जाता है। तो इस क्षेत्र में क्या हुआ था कि इल्तुतमिश जो दिल्ली सल्तनत को मजबूत करना चाहता था, मंगोलों की समस्या से उसे मजबूत करने में उसे सामना करना पड़ा, लेकिन इसने उन परिस्थितियों से उत्पन्न किया, उसने काबाचा उसके नियंत्रण से उच्च और जैसा राष्ट्र नष्ट हो गया, उसने मंगबर्नी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। फलस्वरूप इल्तुतमिश ने भटिंडा कोहरामपुर अधिकार कर लिया और 1226 के आसपास उसने मुल्तान और दो तरफा प्रहार किए। कबाचा पराजित हो गया, स्वयं को सिंधु नदी में डुबा दिया, दिल्ली सल्तनत के उत्तर पश्चिम पर अधिकार कर लिया। अब संभव हो गया। राजपूताना में अगर देखोगे रणथंभौर, मंदौर और जालौर, बयाना, थानगिरी को पुनः प्राप्त कर लिया। तुर्क सफल रहे और 1225 के पश्चात इल्तुतमिश पूर्व की ओर, यानी जो इल्तुतमिश था उसने भी अगर देखोगे तो अपने जो बड़े बड़े क्षेत्र थे, किन क्षेत्रों को उसने सबसे पहले सिंध के क्षेत्र को जीता और सिंध का क्षेत्र जीतने के बाद उसने
राजपूताना में रणथंभौर है, जालौर है, बयाना है। इन क्षेत्रों को जीतने में इल्तुतमिश कह सकते हो सफल रहा। 1225 तक उसने अब धीरे धीरे क्या पूरब की ओर बढ़ता। पूरब की ओर का मतलब है कि ये बिहार और हमारा जो बंगाल का इलाका है इस ओर पूरब की ओर धीरे धीरे वो बढ़ा। तुर्कों के मध्य इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद गुटबाजी और कला तेज हो गई। यानी जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो जो कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत में शासक कौन बना, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा गुटबाजी थी या आंतरिक कला हमें देखो। यानी दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासक कौन बनेगा, सुल्तान कौन बनेगा, इसको लेकर के एक बड़ा मतभेद बना रहता और तेजी से क्या हो सकते हैं आंतरिक कला रही। लगभग 3 वर्षों के दौरान इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी के रूप में 4 शासकों ने दिल्ली पर शासन किया। इन वर्षों के दौरान उच्च रणनीति में निर्णय लेने वाले अति महत्वपूर्ण तुर्कान चहलगामी बंदारे शमसी यानी इल्तुतमिश के 40 गुलाम अधिकारी गणों के नाम से जाना जाता। यानी कह सकते हैं कि जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो इल्तुतमिश ने एक तुर्कान चहलगामी यानी 40 लोगों की एक सभा बना रखी थी। उन 40 लोगों की सभा के कई सारे लोग शासक बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान 1236 से लेकर के 1240 तक रजिया सुल्तान ने एक दिल्ली की शासिका और सल्तनत काल में एक महिला के रूप में उसने शासन किया। ठीक है। और रजिया सुल्तान के बाद अगर देखोगे तो एक कह सकते हैं कि सल्तनत काल में संक्रमण का काल चला और उसमें शासक आते थे और जाते थे। इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए जो 40 मंत्रियों की परिषद थी उसमें अलग अलग जो लोग थे वह शासक बनने की महत्वाकांक्षा से शासक बनने का प्रयास करते हैं। अपने मुख्य विवरण में बर्नी कहता है कि तत्कालीन घटनाओं पर भी प्रकाश डालता है। बर्नी क्या बताता है दिल्ली सल्तनत में उस टाइम क्या हो रहा था। 1235 से 1265 के बीच राजनीतिक घटनाओं में सिंहासन और सैनिक अभिजात वर्ग के बीच इर्द यानी कह सकते हैं 1235 से लेकर के लगभग 1265 तक दिल्ली सल्तनत में सिंहासन को लेकर के अभिजात वर्ग के बीच में संघर्ष रहा। यानी कह सकते हैं कि साम्राज्य यानी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान और जो दिल्ली के अमीर थे उनके बीच में कह सकते हैं रस्साकसी का खेल चलता रहा। कभी अभिजात वर्ग अपनी विशेष अधिकारों की स्थिति को बना, कभी कभी जो अभिजात वर्ग होता था उसके बनाया गया कोई सुल्तान शासक बन जाता था। अक्सर सल्तनत में सैनिक अभिजात वर्ग के पक्ष में रहा। यानी कह सकते हैं कि 1235 से लेकर के 1265 तक दिल्ली सल्तनत काल में अगर देखोगे तो सुल्तान आते जाते रहे और यहाँ पर जो दिल्ली के अमीर थे उनके अमीरों के द्वारा जो सुल्तान बनाए जाते थे या कह सकते हैं अभिजात वर्ग का थोड़ा शासन हमें देखने मिला। इन परिस्थितियों में सुल्तान के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया। यानी इस टाइम 1235 से लेकर के 1265 तक जितने भी सुल्तान बने वह दिल्ली सल्तनत को मजबूत नहीं कर पाए या उतने ज्यादा वह मजबूत या पावरफुल शासक नहीं थे। ठीक है। आगे चलकर राजनीतिक अस्थिरता उस समय बहुत ज्यादा हमें तीव्र देखने को मिली जब छोटे छोटे राजपूत सरदारों स्थानीय सरदारों ने केंद्र की अवज्ञा। यानी जब दिल्ली सल्तनत में अगर 1235 से 1236 में 1235 से लेकर के 1265 में देखोगे तो छोटे छोटे जो स्थानीय सरदार होते थे वह दिल्ली सल्तनत की आज्ञा मानने से मना कर देते क्योंकि वहां पर कोई मजबूत और स्वतंत्र शासक नहीं था जो सभी लोगों को एक साथ ले सके या सब पर कंट्रोल कर सके। यानी जब शासक कमजोर हो जाएगा तो जो छोटी छोटी रियासतें होंगी वैसे ही इंडिपेंडेंट हो जाती। यानी उन लोगों ने उनकी आज्ञा मानने से मना कर दिया। इसके अतिरिक्त मंगोल आक्रमणकारी अभी भी पंजाब के अंदर आसपास क्षेत्रों में सक्रिय थे। यानी कह सकते हैं 1235 से लेकर के 1265 का जो शासनकाल है दिल्ली सल्तनत में उसमें कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कमजोर शासक रहे। शासकों ने लंबे समय तक शासनकाल नहीं कर पाए। मंगोल समस्या का भी पंजाब के आसपास इलाकों में बनी रही। लेकिन क्या होता है कि 1266 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है गयासुद्दीन बलबन। क्या होता है जो इल्तुतमिश की तुर्कान चहलगामी थी उसी 40 लोगों की कमेटी में से एक व्यक्ति नाम था जिसका नाम था बलबन। और बलबन क्या होता है कि 1266 में वो क्या बनता है दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है। गयासुद्दीन बलबन ने सिंहासनारोहण के साथ ही 1265 के आसपास सुल्तान को एक लो इच्छा शक्ति वाला, ठीक है, क्या होता है लो इच्छा शक्ति वाला का मतलब होता है कि अब दिल्ली सल्तनत में ऐसा सुल्तान बन रहा था जो लोह और रक्त की नीति चलाता है। किसकी? लोह और रक्त की नीति। यानी हम तलवारों के दम पर शासन को सुदृढ़ बनाएंगे, शासन को मजबूत बनाएंगे और दिल्ली सल्तनत का हम क्या करेंगे विस्तार करेंगे। यानी कह सकते हो कि अब जब बलबन बनता है 1266 में तो क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत में हमें कह सकते हैं साम्राज्य विस्तार भी देखने मिलेगा। यानी लो इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति शासक बना जिसने स्वयं के लिए 2 उद्देश्य निर्धारित किए। जैसे देखो
बलवन जब शासक बना, इसने दो नियम लगा दिए थे, जिसका नाम आपने सुना होगा। उसने दरबारों की शान और शौकत बढ़ाने के लिए क्या किया था, सजदा और पाबोज प्रथा का प्रारंभ किया। यानी अब जो होती थी, बलवन ने क्या किया कि अगर आप राज दरबार में जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, शासक की सिजदा करनी पड़ेगी, उसको झुक करके आपको सलाम करना पड़ेगा, ठीक है, और आम जनता से भिन्न हो और सुल्तान के लिए भय का प्रतीक बने। यानी सुल्तान क्या होता था, अब अपनी साख शौकत बढ़ाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए अगर आप दरबार में जाओगे तो आपको झुक करके सुल्तान को नमस्ते या प्रणाम या दुआ सलाम करनी पड़ेगी। देखो ऐसी चीजें इसलिए लेकर के आया था बलवन, क्योंकि लोग सुल्तान को एक भगवान, अल्लाह या खुदा के रूप में माने। क्योंकि आप सबको पता होगा कि इस्लाम में खुदा के सिवा किसी के आगे भी सर झुकाना का मना ही है, सर झुकाया नहीं जाता। यानी बलवन इससे इशारा करता था कि बताने की कोशिश करता था कि मैं स्वयं अल्लाह के द्वारा भेजा गया हूं और मैं शासन करता हूं और मुझे स्वयं अल्लाह ने भेजा है, ताकि लोगों की जो आस्था है या लोगों की जो भावना है वह बलवन में जुड़े, ताकि उसे ईश्वरीय शक्ति माने और बलवन की जो आज्ञा है उसे लोग माने। यानी बलवन लोगों के, क्योंकि आप सबको पता होगा कि इस्लाम में अल्लाह के आगे किसी के सर झुकाने की बोला नहीं गया, लेकिन बलवन क्या करता है अपने दरबार में पाबोज और सिजदा, ठीक है भैया, पाबोज का मतलब होता है कि झुक करके नमस्ते करना। सिजदा भी बताऊंगा, सिजदा क्या करते थे, सिजदा और पाबोज था क्या। जब आप दरबार में आओगे ना, जैसे कोई दरबार में एंटर करेगा तो पहले क्या करेगा, झुक के सुल्तान को नमस्ते करेगा, ऐसे करेगा, दुआ सलाम करेगा। फिर उसके सिंहासन के पास जाके ना पूरी तरीके से क्या करेगा, दंडवत लेट जाएगा, उसको प्रणाम करेगा, उसको नमस्ते करेगा और उसके हाथों को चूमेगा, ठीक है। यानी जैसे चूमा जाता है हाथों को ना, वैसे चूमेगा। इसी को बोलते हैं सिजदा और पाबोज प्रथा का उसने चलन किया, ताकि लोगों में सुल्तान के प्रति प्रतिष्ठा बढ़े और आम जनता सुल्तान से डरे सहमे और सुल्तान की आज्ञा का पालन करे। अगला देखो, तुर्कों की शक्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए उसने विद्रोहों को दृढ़ता से कुचला और उनका दमन किया। जो भी व्यक्ति कह सकते हैं कि बलवन के तहत विद्रोह करता था या किसी प्रकार की चीजों को करता था तो उसको तुरंत ही कुचल दिया जाता था, उसका दमन कर दिया जाता था, या उसको प्रशासनिक तंत्र को यानी बलवन ने किया क्या, अपने प्रशासन को यानी एडमिनिस्ट्रेशन को उसने किया क्या, उसने बेहतर बनाने के लिए काम किया। गयासुद्दीन बलवन की मृत्यु के बाद सिंहासन में एक बार फिर से संघर्ष की शुरुआत। यानी जब गयासुद्दीन बलवन की मृत्यु हो जाती है तब फिर हम क्या देखते हैं कि सल्तनत काल में एक संघर्ष की स्थिति हमें देखने को मिली। उसके बाद बलवन के जो बड़े पुत्र मोहम्मद के पुत्र जो होता था खुसरो को उत्तराधिकारी बनाया गया था, ठीक है। बलवन के बाद खुसरो बनता है, लेकिन कुलीनों ने बरगादा खां के पुत्र कैकूबाद को सिंहासन पर बैठाने में मदद की। यानी कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में एक चीज आप देखोगे कि जो दिल्ली सल्तनत में तो सुल्तान बनते हैं, लेकिन दिल्ली के जो अमीर थे वह सोचते थे हमारी सहमति से कोई व्यक्ति शासक बने। यानी दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे उनको लगता था कि कोई ऐसा व्यक्ति शासक बने जो हमारे लिए रियायत लेकर के आए, सहूलियत कर सके। यानी वो अपने अकॉर्डिंग वो शासक बनाना चाहते थे, ठीक है। यानी क्या कह सकते हो कि खुसरो को तो शासक बनाया गया, लेकिन दिल्ली के जो अमीर थे वह खुसरो को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने क्या किया, कैकूबाद को सिंहासन पर बैठाने में मदद की। 2 वर्षों से अधिक तक सिंहासन पर संघर्ष रहा। यानी कह सकते हैं कि जब बलवन की मृत्यु हुई लगभग 2 सालों तक संघर्ष की स्थिति हमें देखने मिली। अंततः जलालुद्दीन खिलजी, यानी जलालुद्दीन खिलजी को था वह कैकूबाद का क्या था, संरक्षक था। जलालुद्दीन खिलजी ने किया गया, कैकूबाद की हत्या कर दी, ठीक है। आगे चल करके जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है, कैकूबाद की हत्या कर देता है, जो उस समय कुलीनों का प्रमुख था। यानी कुलीनों का जो प्रमुख, दिल्ली सल्तनत के जो अमीर थे उसमें जो जलालुद्दीन खिलजी था वह प्रमुख था, ने सिंहासन को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। इस कार्रवाई का कड़ा विरोध है। यानी जब जलालुद्दीन खिलजी शासक बनता है तो उसका बड़ा विरोध होता है, क्योंकि उसने शासक को मार करके, ठीक है, शासक को मार करके वह शासन बना था, इसलिए उसका क्या होता है, शुरू में विरोध होता है, ठीक है। क्योंकि उसने उस समय समझा जाता था कि जो खिलजी है वह तुर्क नहीं है, तथा उसने शासक को मारा, क्योंकि उस टाइम क्या समझा जाता था, जो खिलजी है वह तुर्क मुसलमान नहीं, इसलिए उसका विरोध होता। अन्य जातियों से संबंधित है। 1206 से लेकर के 1290 के बीच खिलजी महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहे। यानी जो कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में रहे। यानी कह सकते हो कि 1206 से लेकर के 1290 के शासनकाल में अगर देखेंगे तो हमें कौन कौन से शासक पढ़ने हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश,
रजिया सुल्तान और बलबन, इन लोगों ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत और सुदृढ़ बनाने का काम किया। और कह सकते हो कि बलबन की मृत्यु के बाद जब कैकूबाद शासक बनता है, कैकूबाद की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी जो उस टाइम कुलीनों का प्रमुख था, वह क्या बनता है, शासक बनता है। उसको शुरू में कड़ा विरोध का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि माना जाता था कि जो खिलजी हैं वह तुर्क मुसलमान नहीं है, इसलिए उनको कड़ा विरोध हमें देखने को मिला। तो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको मैं आपको बता रहा हूं। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में 1206 से लेकर के 1290 तक जो सुदृढ़ीकरण और सल्तनत को मजबूत और जो संघर्ष रहा वह किस प्रकार का रहा। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।